गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि विदित है, लास्ट वीडियो में हमने जहां तक बातचीत की थी, मैं एक बात के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वो वीडियो हमने पूरा बनाया था लेकिन किसी लाइट की वजह से वो रिकॉर्डिंग थी वो पूरी वीडियो की नहीं हो पाई थी। तो हमें बीच में उसमें कट करना पड़ा। लास्ट में आपको मैं रिस्पेक्ट और वो जय श्री राम भी नहीं बोल पाया था उस वीडियो में, तो वो हमने यहाँ तक लिया था। तो अब जैसा कि मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ तो इसको हम सेट करते हैं और सेट करने के बाद इसको इसके आगे लेने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आपको जानकारी, मुझे जहाँ तक याद है, यहाँ तक आपको जानकारी उपलब्ध करवा दी थी मैंने। अब इसके आगे क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब अगला जो टॉपिक हमारे समक्ष है, हम और चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है उस पर हम ध्यान देंगे। तो ये ब्लैक मैंने कर दिया। हमारा जो अगला टॉपिक है वो साइमन कमीशन। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है साइमन कमीशन। जैसा कि जानकारी है, हम हमारे लेवल पर इसको देखते हैं तो ये साइमन कमीशन के जो हेड है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बेस पे बता दूं। इनके जो हेड है सर, ये टाइटल है एक प्रकार से, पर सर जॉन साइमन। तो ये जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवा दी आपको। इसके जो टोटल मेंबर्स है वो मेंबर्स है 7 और सारे के सारे ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स। यही इनके सामने ये दिक्कत आई थी कि भाई ये, और हम फालतू की बातें नहीं करेंगे, आपको बस टू द पॉइंट आपको। अब यहाँ मेंबर्स की 7 ब्रिटिशर्स मेंबर है। इसके अराइवल कितनी बार हुआ ये, तो ये आपकी बुक में जानकारी है। तो फर्स्ट अराइवल आपका 1928 है। एक अराइवल और हुआ था जिसकी वो जो डेट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट एक बार हुआ था और सेकंड 2 टाइम्स हुआ था। ये 2 टाइम्स ये इंडिया आए थे। ये मैं थोड़ा जानकारी, ये लगभग आप जो भी है 1929 से 31 के बीच में जिस प्रकार से ये आए, एक बार और आए थे ये। तो ये आपकी बुक में इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर मैंने आपको यहाँ बता दिया है। उस वक्त न्यू गवर्नमेंट बनी थी, टोरी गवर्नमेंट, ब्रिटेन में टोरी गवर्नमेंट बनी थी और उस गवर्नमेंट के माध्यम से ये इधर आए थे। टोरी गवर्नमेंट बनी थी और उन्होंने इनको एक इसका ऑर्गेनाइजेशन किया था, इसका साइमन कमीशन का। ये आए थे और इंडिया आए तो इंडिया में आपको पता है यहाँ पर इनको गो बैक साइमन, ये इनको भाई इनाम मिला, लाला लाजपत राय गो बैक साइमन, कि भाई वापस जाओ आप, क्योंकि भारतीय इसमें कोई शामिल था नहीं। और भी बहुत सारी बातें हैं। लाला लाजपत राय है, लाला लाजपत राय है, जिनको ये नुकसान हुआ, वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आपके ऊपर ये जानकारी है यहाँ कोने में, ये देखिए आप, यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसके मामले में। भाई ये वहाँ पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन चल रहा था। अचानक किसी पुलिस वाले के लठ पड़ा सिर पर, 2-3 दिन भर्ती रहे हॉस्पिटल में और काम आए। इसी का बदला लेने के लिए बाद में भगत सिंह है, उनके जो ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने भाई अपने प्रकार से विरोध किया, जो भी है हिंसात्मक। यहाँ फोटो देखिए आप, ये महात्मा गांधी जी यहाँ बैठे हैं, नेहरू जी लिखने में बिजी हैं, ये पटेल है, सरदार पटेल है, ये सुभाष चंद्र बोस है। तो ये आपको जानकारी आपके सामने ये दी हुई है, किस प्रकार से ये लोग यहाँ बैठे हैं और गहन चर्चा इनकी चल रही है यहाँ पे। अब उस वक्त ये रिपीट कर दूं मैं, जो साइमन कमीशन है इसका गठन हुआ 1928 में आया, एक बार वापस भी आया था। तो ये 2 टाइम्स को बोला जाता है, दूसरे के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए आप 1929 और 31 के बीच में एक बार आया था। ये 2 बार इसका आना हुआ और इसके जो सारे मेंबर थे वो ब्रिटिशर्स थे और ये टोरी गवर्नमेंट के माध्यम से इसका गठन हुआ था। टोरी गवर्नमेंट के माध्यम से इसका गठन हुआ था, भारत भेजा गया था, स्वागत किया गया लाला लाजपत राय के द्वारा लाहौर के अंदर इनका स्वागत किया गया। तो भाई गो बैक साइमन के नारे लगे,
लाहौर में नहीं, बहुत सी जगह पे नारे लगे, विरोध हुआ। अब क्या है कि विरोध होगा तो भाई कुछ ना कुछ, भाई ये चलो इसको मिटाता हूँ, जब विरोध होगा तो कुछ ना कुछ ये लोग ऐसा ऑफर देंगे भाई इसका विरोध ना हो। तो ये उस वक्त जो इनके जो वॉइस रॉय थे हमारे भारत में ब्रिटिश इंडिया के, वो थे लॉर्ड इरविन। तो उनके माध्यम से एक ऑफ़र दिया गया भारत के लोगों को कि भाई आप इसको स्वीकार कर लीजिए, जो भी यहाँ के बाहुल्य लोग हैं। भाई जो एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो तो भाई उसका विरोध कैसे करेगा, उसको पता ही नहीं, वो तो रात दिन अपने मेहनत में लगा रहता है, काम काज में, पापी पेट में लगा रहता है। तो यहाँ पर जो वॉइस रॉय है तो वो है लॉर्ड इरविन। मैं आपको बता दूं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ, लॉर्ड इरविन है। और इन्होंने एक बड़ा ही व्यापक एक ऑफर दिया। आप यहाँ पर देखो वेज ऑफर, आपकी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है ए वेज ऑफर। एक बड़ा ऑफर दिया कि भाई इसको स्वीकार करें आप इसमें। तो इसमें क्या है कि एक तो डोमिनियन स्टेटस, भाई हम भारत को एक संप्रभुता वाला एक स्टेट बना देंगे, स्टेटस दे देंगे इसको आप। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, एक तो ये लिखा हुआ आपकी। और दूसरा आपको ये कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको शामिल होना है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको शामिल होना है, ये लिखा हुआ है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये भी दो ही, एक फर्स्ट हुई एक सेकंड हुई। तो ये फर्स्ट की बात चल रही है, सेकंड की बात आगे चलेगी आपसे। तो ये इसलिए हम इनको कहते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और एक को बोलते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस प्रकार से हम इनको बोलते हैं। ये भाई इनकी तरफ से ऑफर मिला कि आप इसको स्वीकार कर लीजिए, तो हम ये बात है इसको आगे बढ़ाते हैं। न्यू लीडर थे गबरू जवान, उस वक्त युवा पीढ़ी के लोग आए थे। तो यहाँ पर न्यू लीडर में किस किस को माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, और एक माना जाता है सुभाष चंद्र बोस है। उनको भी न्यू यंग जनरेशन, जैसे आजकल वो जनरेशन जेड वाला मामला चल रहा है ना, ऐसे तो उस प्रकार से ये भाई लिबरल भी है और मॉडरेट्स भी है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ये लिबरल्स भी है, ये कुछ भाई ठीक है भाई समझौता करने वालों में लोग हैं, मॉडरेट आधुनिक सोच के भी लोग हैं। तो ये भाई ये प्रपोज है सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। तो ये जो है ये बड़े निश्चित है कि भाई ठीक है, यदि ब्रिटिश सर्स, यदि वो अधिकारी लेवल के लोग हैं, यदि हमारी भारत का संविधान बनाने के प्रति प्रतिबद्ध है तो हम उनके साथ हैं। तो ये चीज़ें आपकी समक्ष है। तो मैं वापस रिपीट कर दूं, वॉइस रॉय है लॉर्ड इरविन था उस वक्त। एक वेज ऑफर दिया आपको, डोमिनियन स्टेटस का दिया, जिसके तहत आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रहेंगे लेकिन आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी, लेकिन वो उस नियमों के तहत आपको स्वतंत्रता माननी पड़ेगी। दूसरा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको भाग लेना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया। 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इतिहास में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें आपको भाग लेना पड़ेगा। सेकंड बाद में हुई थी भाई, फर्स्ट जब असफल हो गई तो भाई सेकंड की तरफ बढ़े आगे। जो न्यू लीडर है, यंग जनरेशन है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये है भाई, ये कुछ नए काम करने वाले हैं। तो मैं आपको इसमें आगे लेके चलता हूँ कि किस प्रकार से आगे का मैटर ये है कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसका अध्यक्ष बनाया गया नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू को, तो उन्होंने पहली बार कुछ नए प्रकार की कुछ स्लोगन हैं, कुछ वादे हैं, वो सबके सामने रखे। जैसे कि भाई, चलो मैं आपको नोट करता हूँ, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। कांग्रेस अधिवेशन हुआ, कांग्रेस सेशन, तो ये जो कांग्रेस सेशन हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये आपके बाकायदा साफ साफ लिखा हुआ है, दिसंबर 1929 में हुआ, दिसंबर 1929 के अंदर ये हुआ, ये आप लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने एक डिक्लेरेशन किया भाई, घोषणा की भाई, इन्होंने घोषणा की। तो घोषणा किसने की? यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इस वक्त जिनको हेड चुना गया, प्रेसिडेंट है,
तो ये दोनों चीज़ें कौन है? ये जवाहरलाल नेहरू करने वाले, जवाहरलाल नेहरू, वह इसकी घोषणा कर रहे हैं अभी। अब ये क्या घोषणा कर रहे हैं? यहाँ पर देखा भी हिसाब से पूर्ण स्वराज्य। तो इन्होंने ये वो डिमांड रखी इस प्रकार से, इनकी डिमांड है पूर्ण स्वराज्य की, इनकी डिमांड है पूर्ण स्वराज्य, इसकी डिमांड है इनकी भी कि भाई हमें पूर्ण रूप से स्वराज्य चाहिए। और इन्होंने घोषणा कर दी कि अब आज से हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, आज से हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। कब मनाएंगे भाई? हर साल की 26 जनवरी को, हर साल की 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। शुरुआत कब हुई? 26 जनवरी 1930, 30 ही है भाई, देखो आपके सामने लिखा हुआ 30। तो ये यहाँ शुरुआत हो गई इसकी भाई। लो ये आपके सामने दे रखा है 26 जनवरी 1930। एक बार रिपीट कर दूँ, कांग्रेस का सेशन हुआ लाहौर में। ये सेशन हुआ लाहौर के अंदर, लाहौर आज के समय में पाकिस्तान में आता है भाई। तो ये लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ, उद्घोषणा की गई डिक्लेरेशन, और उस वक्त प्रेसिडेंट चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने डिमांड की पहली बार कि अब हमें ये छोटी मोटी आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो उन्होंने कहा कि शुरुआत यहाँ से करते हैं कि हम कौन सी तारीख को आज़ाद होंगे। तो इंडिपेंडेंस डे है उन्होंने मनाया 26 जनवरी को भाई, कि आज से हम हर साल प्रतिवर्ष 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 है, ये पहला 26 जनवरी आ रही थी, तो उसको इन्होंने मनाया। अब यहाँ पर हुआ क्या, देखो ये यहाँ पर ही देखा आपका, दिस सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, दिस सेलिब्रेशन, सबसे बड़ी, दिस सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, वेरी लिटिल अटेंशन। ये जो सेलिब्रेशन हुआ है इस पर इतना ज़्यादा ध्यान गया नहीं लोगों का। बस ठीक है भैया, एक नई चीज़ आ गई सामने भाई, क्योंकि देश आज़ाद तो हुआ नहीं था। तो क्या है कि वो कह रहे ठीक है भाई, इनका ये मानना है तो हम भी अब जब आज़ाद होंगे तब देखा जाएगा हिसाब से। तो ऐसे ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर आपके सामने कर दी है। अब देखो आगे, अब इस क्या हुआ। अब भाई आपको पता है सबके पीछे कौन है? महात्मा गांधी है। कांग्रेस में इनके पीछे, सबके पीछे महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी को जब पता चला कि भाई हम, मेरे सबसे प्रिय शिष्य नेहरू जी का ये जो प्रस्ताव है, ये जो तरीका है, ये इतना सफल नहीं हुआ, तो मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे एक अलग प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, इसको कुछ करना चाहिए। तो मैं चलो कुछ ना कुछ करता हूँ। तो बच्चों यहाँ देखिए आज, तो इन्होंने महात्मा गांधी है। अब देखो भाई महात्मा गांधी, ऊपर वाला मिटाए नहीं भाई, मिटा देते हैं भाई, साइमन कमीशन का पूरा हो चुका है, बार बार ये नज़रों के सामने नोट्स के तौर पे आ रहा है, तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ देखिए आप, अब महात्मा गांधी है, अब इनका हथियार चलेगा भाई, सीधी बात है। तो महात्मा गांधी का हथियार अब चलेगा। तो महात्मा गांधी ने एक नया प्रस्ताव सबके साथ, इन्होंने एक, महात्मा गांधी हैड टू फाइंड ए वे टू रेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कॉन्क्रीट इश्यू ऑफ एवरीडे लाइफ। तो उन्होंने न्यू प्रपोजल के तहत उन्होंने, अब भाई जो इसकी शुरुआत होगी वो ये है, किस प्रकार से उन्होंने 11 डिमांड्स रखी। अगला जो पॉइंट्स है वो इसमें आएगा, 11 डिमांड्स रखी, किस प्रकार से वो साल्ट मार्च चला आगे, वो एक महात्मा गांधी के दिमाग उसके बारे में बताएंगे। फिर ये साल्ट मार्च आगे जाके आपको पता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में किस प्रकार से बदल गया, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि 6 अप्रैल महात्मा गांधी के दिमाग में बसी हुई है। तो आपको पता है 1919 में पहला 6 अप्रैल को पहला वो एक मास मूवमेंट चला था। अब यहाँ पे ये देखो, ये 1930 के अंदर भी ये 6 अप्रैल महात्मा गांधी दांडी पहुँचे थे। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं भाई, इन्होंने कुछ तारीखें फिक्स कर रखी है भाई, हाँ इस तारीख को ये होगा, इस तारीख को ये होगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने बता रखा है इस प्रकार से। तो हम अगले वीडियो के अंदर इसको आगे हम और हाईलाइट करने का प्रयास करेंगे। महात्मा गांधी ये सुपर हीरो इनका भाई, मैं एक प्रकार से सुपर हीरो मानता हूँ, तो वो महात्मा गांधी को मानता हूँ कि महात्मा गांधी जब सभी लोग हथियार
हथियार डाल देते थे, हार जाते थे, तब इसको ये महात्मा गांधी के पास ऐसा उपाय होता था कि वो उसको आगे लाने का प्रयास करते थे। तो यहाँ देखिए आप, देखो ये एक छोटा सा इधर का भाई आज़ादी के दिवस पर भाई इन्होंने नेहरू जी ने इस प्रकार से वो शपथ ली कि भाई सबको शपथ दिलाई कि भाई हम हमारे देश को आज़ाद देश मना रहे हैं और हमेशा के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से अलग हो रहे हैं। तो ये बात ये हम इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, कल्चरली और स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअली हमें हर चीज़ में आज़ादी चाहिए। आप लोग हमारा इतने सालों से शोषण कर रहे हो, उसके खिलाफत में। तो मैं आज मेरा वीडियो इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूँ। और जैसा कि आप सबको विदित है, आज नवरात्रा शुरू हो गए हैं। नवरात्रा के बारे में मैं 2 बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद धार्मिक व्यक्ति हूँ, इन चीज़ों को मानते रहते हैं। नवरात्रा में हम माता को 9 दिन रात हम लगातार मनाते हैं। जैसा कि मैं आपको कुछ स्पिरिचुअल जानकारी दे दूं कि पुरुष के शरीर में मेल और फीमेल दोनों चीज़ पाई जाती है। जैसे हम भगवान शिव की फ़ोटो देखते हैं अर्धनारीश्वर, तो जब भी किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि उसके शरीर के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर ये फीमेल पोर्शन है, ये जो हार्ट वाला पोर्शन है, ये ज़्यादा सक्रिय हो गया है, कि ये हमारे दिल और दिमाग पर ज़्यादा हावी हो गया है, या किसी भी व्यक्ति के बारे में या कोई फीमेल के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव वो ज़्यादा महसूस कर रहा है, तो उसे नवरात्रा का उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि हमारी बॉडी में दोनों चीज़ बराबर होती है। अर्धनारीश्वर रूप में शिव जी को इसलिए हमारे यहाँ पर सबसे महादेव माना जाता है, महाकाल महादेव माना जाता है। तो नवरात्रा बिल्कुल करना चाहिए। एक लड़के को, एक पुरुष को तो नवरात्रा पक्का करना चाहिए हिसाब से। अखंड करे या बिना पानी के या वैसे जैसे भी करे, वो आपकी इच्छा की बात है। क्योंकि महिलाओं के अंदर वो दोनों चीज़ें पोर्शन होती है भाई, फीमेल जो भी है, महिलाएं कहीं भी कैसे भी है, वो उनकी निजी बात है। लेकिन मैं पुरुषों की बात करूंगा, महिलाओं की बजाय मैं पुरुषों के बारे में ज़्यादा बात करूँ तो अच्छी की बात है। क्योंकि मैं भी एक पुरुष हूँ, और पुरुष हो करके यदि आप अपनी ड्यूटी के साथ वफादारी निभाते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी बात होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय श्री राम।